everyone, my name is Sunita and I welcome you all to my YouTube channel. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जो कि है स्टैटिस्टिक्स। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 14 है जो कि स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर होगा। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं जो कि है डेटा। तो आखिर ये डेटा होता क्या है? देखो, डेटा इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, डेटा कोई इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है। किसी भी एक नंबर को, किसी भी एक फैक्ट को मैं डेटा नहीं कह सकती। डेटा है तो इसका मतलब है ग्रुप में बहुत सारे नंबर्स आपके सामने रखे गए हैं, बहुत सारी फैक्ट्स आपके सामने रखे गए हैं। तो अभी डेटा हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, अब हम स्टैट्स की डेफिनेशन समझते हैं। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? तो स्टैटिस्टिक्स इज कंसिडर्ड एज अ साइंस जिसमें हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। कलेक्टेड डेटा को हम प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम इसी डेटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और हम इसमें से लेते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजंस। यानी कि स्टैटिस्टिक्स में डेटा का बड़ा काम है। जब भी हमें कोई भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए हम लोग रिलेवेंट डेटा को कलेक्ट करेंगे। जो भी डेटा हम कलेक्ट करके लाते हैं, फर्स्टली जब मैं डेटा को कलेक्ट करती हूँ तो यूजुअली वो बहुत ही हैफिजिट फॉर्म में होता है, बहुत ही क्लियरली कुछ भी समझ में नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, उस डेटा को फिर हम प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर एकदम रोज कॉलम्स बना के, ग्रुपिंग वगैरह करके हम लोग डेटा को एकदम बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इस डेटा के ऊपर हम बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह अप्लाई करेंगे, बहुत सारी टेक्निक्स वगैरह अप्लाई करेंगे, जिसे हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे हम उसका मीनिंग निकालेंगे कि आखिर ये रिजल्ट्स कह क्या रहे हैं, और उन रिजल्ट्स के बेस पे हम अपने ले लेंगे इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो ये तो हुई डेफिनेशन। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो, जब भी हम इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं तो हमें स्टैटिस्टिक्स का यूज करना चाहिए, हमें डेटा का यूज करना चाहिए। समझ लो कि अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि आप फूड प्रोडक्ट्स में जाएं और आप एक पर्टिकुलर टाइप की चिप्स बनाना चाहते हैं, तो आप यूं ही कोई भी चिप्स नहीं बना लेंगे, राइट? आप कोई भी प्रोडक्ट यूं ही लॉन्च नहीं कर देंगे। अगर आप श्योर होना चाहते हो अपने डिसीजन को लेकर के, और अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मार्केट में जाएंगे, आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के पास आप उनसे क्वेश्चंस पूछ के उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस का आप डेटा कलेक्ट करेंगे। तो कलेक्टेड डेटा, अगेन जो भी आप डेटा कलेक्ट करेंगे कस्टमर्स से, उनको आप प्रॉपरली प्रेजेंट करेंगे, उनको आप एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, एंड देन यू कैन टेक द डिसीजन कि कौन सा प्रोडक्ट आपको बनाना चाहिए और कौन सा नहीं। तो यहाँ पे यू आर टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑफ कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। आप आंख बंद करके डिसीजन नहीं ले रहे हो, आपको सपने में आया इसीलिए आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, किसी के कहने पे डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप बकायदा डेटा के बेस पे डिसीजन ले रहे हो, इंपॉर्टेंट डेटा के बेस पे आप डिसीजन ले रहे हो। तो इस केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि आपके डिसीजन के सही जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। अब जिस तरीके से एक बिजनेस पर्सन डेटा के बेस पे डिसीजन लेता है, उसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट भी हमारे देश की पॉलिसीज बनाने के लिए इंपॉर्टेंट डेटा को कलेक्ट करती है। हमें पता होगा कि 10 साल में एक बार जो सरकार है, उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो घर घर जाकर के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग सेंसस सर्वे कहते हैं। घर घर जाकर के वो क्या डेटा कलेक्ट करते हैं, वो ये देखते हैं कि इस घर में कितने जने हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, फैमिली की एवरेज इनकम क्या है, वगैरह वगैरह। इन सब डेटा को जब कलेक्ट किया जाता है, फिर उसे एनालाइज करते हैं, तो इससे सरकार को बहुत सारी बातें पता चलती हैं, जैसे कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। एक बार ये बात जानने के बाद ही तो सरकार एक अच्छी पॉलिसी बना सकती है। इसी तरीके से सरकार को पता चलता है कि देश में जेंडर रेशियो कितना है, घर में कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं। इसकी काउंटिंग के बाद सरकार ये जज कर सकती है कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं हमारी कंट्री में। अब इसके बेस पे सरकार ये डिसाइड कर सकती है, अगर मान लो कि जेंडर रेशियो बहुत ही कम आ रहा है, ठीक है, तो अगर 1000 मेल्स पर सिर्फ 919 फीमेल्स हैं, तो अब सरकार क्या करेंगी, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज और ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाएंगी जहां पर वो फीमेल चाइल्ड के बर्थ को प्रमोट करेंगी।
ठीक है। तब यहाँ पे सरकार ने जो ये पॉलिसी बनाई है फीमेल चाइल्ड के प्रमोशन की, वो कोई यूं ही नहीं बनाई है। डेटा ने उन्हें बताया है, एनालिसिस ने उन्हें बताया है कि इस पॉलिसी की इस देश में जरूरत है। समझ में आया? तो हम करेक्ट डिसीजंस ले सकते हैं, करेक्ट पॉलिसीज बना सकते हैं अगर कि हम डेटा के बेस पे, स्टैटिस्टिक्स के बेस पे फैसला लें। जिस तरीके से गवर्नमेंट इसे यूज करती है, ठीक है, अपनी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए, जिस तरीके से बिजनेसमैन इसे यूज करते हैं अपने बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए, उसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज भी इसे यूज करती हैं। आपने देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने द्वारा किए गए काम का डेटा जनता के सामने रखती हैं, ताकि वो जनता को इम्प्रेस कर सके कि देखो हमारे कार्यकाल में हमने ये काम किया है। तो डेटा से वो इम्प्रेस करती हैं जनरल पब्लिक को, ताकि वो इम्प्रेस होकर के इन्हें वोट दे दें। अपने अकम्पलिशमेंट और अपने परफॉर्मेंस का डेटा रखते हैं, अपनी कमियों का डेटा कोई हमारे सामने नहीं रखता। इसी तरीके से जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, वो भी कोई ना कोई डेटा को कलेक्ट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज करके ही अपने रिसर्च पेपर्स को बनाते हैं। अब आपने देखा कि इस तरीके से तो स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे लोग यूज करते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सल है, यानी हर एक फील्ड में स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। मैनेजमेंट हो गया, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, हर एक चीज में आपको स्टैटिस्टिक्स का यूज दिखेगा। तो इतना समझने के बाद हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखो, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो ये तो क्वेश्चन हमारे सामने आता ही है कि आखिर वो कौन था या वो कौन सा देश था जिसने इस सब्जेक्ट का सबसे पहले यूज किया, जिसने इस सब्जेक्ट का ओरिजिन किया है। अब हकीकत में तो इस सब्जेक्ट के ओरिजिन के ऊपर लगे हुए हैं क्वेश्चन मार्क, यानी किसी को नहीं पता कि ये सब्जेक्ट का ओरिजिन कौन से देश से हुआ है। अब इसीलिए अलग अलग देशों ने अपने अपने क्लेम दिए हैं, कोई कहता है हमारे देश से हुआ है, कोई कहता है हमारे देश से हुआ है। तो यहाँ पर जो लेटिन कंट्रीज हैं, लेटिन कंट्रीज जो हैं वो ऐसा कहती हैं कि देखो हमने स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन किया है, क्योंकि ये जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स वो लेटिन वर्ड से लिया गया है, और लेटिन वर्ड कौन सा? स्टेटस। ठीक है, तो ये इनका कहना है कि स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन हमने किया है, और ये हमारी ही लैंग्वेज के एक वर्ड से लिया गया है, स्टेटस से। अब इसी तरीके से इटालियन, जो इटली के लोग हैं, वो अपना क्लेम रखते हैं कि ओरिजिन तो हमने किया है, और स्टैटिस्टिक्स जो है बेसिकली वो एक इटालियन वर्ड था, स्टैटिस्टा, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से जो है स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन हुआ है, ऐसा इटालियन लोगों का कहना है। उसी तरीके से जर्मन लोग ये बिलीव करते हैं कि नहीं नहीं, ओरिजिन तो हमारी कंट्री से हुआ है, और ये स्टैटिस्टिक नाम का एक शब्द है जर्मनी में, वहां से ये स्टैटिस्टिक्स लिया गया है। फ्रेंच लोग अपना क्लेम रखते हैं कि स्टैटिस्टिक्यू। ठीक है, अब इसका प्रोनाउंसिएशन अगर आप रियल में देखो तो स्टैटिस्टिक्स ही है, स्टैटिस्टिक्स कहेंगे, लेकिन हम इसे थोड़ा गलत प्रोनाउंस करेंगे, यहाँ पे स्टैटिस्टिक क्यू बोलेंगे हम इसे, रीजन है। ठीक है, तो ये चार आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर बनते हैं एमसीक्यूज। तो अब इसे याद कैसे करेंगे? तो एक ट्रिक है मेरे पास। देखो, आप ऐसे याद कर सकते हो कि लेटिन को आप ऐसे याद करो कि जो लेट आते हैं उनका कोई स्टेटस नहीं होता, लेट आने वालों का कोई स्टेटस नहीं होता। तो आपको ये याद आ जाएगा, लेट यानी स्टेटस, स्टेटस यानी कोई इज्जत नहीं होती ना, लेट आओगे तो क्या इज्जत होगी, कहीं पे भी आपको टाइम पे जाना चाहिए। इसी तरीके से इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा को कैसे याद करेंगे? देखो, इटली का क्या फेमस है? पास्ता फेमस है, तो पास्ता किससे राइम करता है? स्टैटिस्टा से, पास्ता स्टैटिस्टा, तो आपको क्लिक हो जाएगा। अब जर्मन वर्ड क्या है? स्टैटिस्टिक, पीछे क्या है? TIK। तो थोड़ी सी स्टोरी बना करके हम इसे लर्न करेंगे। स्टोरीज थोड़ी सी वियर्ड लग सकती हैं कहीं कहीं पर आपको, पर बिलीव मी ये एंड तक आपके दिमाग में छप जाएंगे। जर्मन का एक आपको पता है, एक बहुत ही फेमस पर्सन है हिटलर, तो जिनकी वजह से वॉर हुई थी। ठीक है, तो हिटलर की एक पार्टी थी, सबको पता होगा, नाजी पार्टी। तो इस नाजी पार्टी का एक फ्लैग था, और इस फ्लैग पे सिंबल किसका था? स्वास्तिक का सिंबल था। तो स्वास्तिक है ना, स्वास्तिक, स्वास्तिक, स्वास्तिक से आपको पीछे TIK है, स्वास्तिक से आपको स्टैटिस्टिक याद हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंच वर्ड क्या है? स्टैटिस्क्यू। तो फ्रेंच यानी कि फ्रांस का क्या फेमस है? फ्रांस का फेमस है फ्रेंच फ्राइज। ठीक है, और फ्रेंच फ्राइज तो अनहेल्दी होते हैं, तो जब भी हम खाते हैं तो लोग हमसे क्या पूछते हैं? क्यों खाते हो? ठीक है, क्यों? तो क्यों से आपको याद आ जाएगा कि फ्रेंच वर्ड के पीछे क्या था? क्यों। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अब देखो, अलग अलग देशों ने तो अपने अपने क्लेम रखे, तो इंडिया को भी तो अपना कुछ क्लेम रखना चाहिए, तो यहाँ पे हमने भी अपने क्लेम रखे हैं।
जो हमारा पहला क्लेम है वो आता है 4th सेंचुरी बीसी से, 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। यहाँ पे हम ऐसा कहते हैं कि जो कौटिल्य नाम का बंदा था, ठीक है, जिसे आप चाणक्य भी कहते हैं, जो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य जो किंग थे मौर्यन एम्पायर जिन्होंने स्टैब्लिश किया था, उनके मिनिस्टर थे कौटिल्य, ठीक है। तब इन्होंने एक बुक लिखी थी, बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र में यूं तो उन्होंने कई बातें लिखी हैं, उनमें से एक बात इन्होंने क्या लिखी है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो प्रजा है उनका बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। इस अर्थशास्त्र बुक में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो लोग थे उनका बर्थ रेट और डेथ रेट का डेटा इस बुक में है। तो हमारा ये क्लेम है, देखो अर्थशास्त्र में डेटा कलेक्शन हुआ है, ये डेटा ही तो हुआ ना, किसी की प्रजा का बर्थ रेट और डेथ रेट जब हम काउंट कर रहे हैं तो ये डेटा कलेक्शन हुआ। तो डेटा कलेक्ट किया गया है तो बेसिकली इसके बेस पे चंद्रगुप्त मौर्य ने कोई ना कोई डिसीजन तो लिए होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि देखो ये डेटा कलेक्शन करना और उसके बेस पे डिसीजन लेना, यही तो स्टैटिस्टिक्स है। और ये अर्थशास्त्र एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स का सिंबल है, और इसी तरीके से ओरिजिन हमारी कंट्री से हुआ है विद अर्थशास्त्र। ये एक हमारा क्लेम है। एक दूसरा भी हमने क्लेम दे दिया यहाँ पे, हमें पता है अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट के टाइम का हमने क्लेम दिया है यहाँ पे 16th सेंचुरी एडी का हमने क्लेम दिया है कि अकबर के दरबार में आपको पता होगा 9 रत्न थे, उनमें से एक रत्न था अबू फजल। तो अबू फजल ने अपनी एक किताब लिखी है आईने अकबरी, और इस आईने अकबरी में क्या किया है उन्होंने, अकबर के टाइम पे जो है एग्रीकल्चर का रिकॉर्ड उन्होंने यहाँ पे रखा है, एग्रीकल्चर रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया है और इस बुक में उसके बारे में लिखा गया है। और भी कई चीजें लिखी है प्लस ये भी लिखा है। तो एक तरीके से क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड है तो हम कह रहे हैं कि देखो इस बुक में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज हुआ है, तो ओरिजिन हमने किया है। अब सबसे पुरानी कंट्री है हमारी इजिप्ट, तो वो भी अपना एक क्लेम रख रही है और कह रही है कि किसी ने नहीं किया है, हमने किया है, क्योंकि दुनिया का पहला जो सेंसस था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था घर घर जाकर के डेटा कलेक्ट करना, तो कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे पहला जो सेंसस है वो तो हमारी कंट्री में हुआ था। हमारे जो फरो थे, फरो कौन होते, किंग, तो कहते हैं हमारे फरो ने इतना बहुत पुराने, ठीक है, 300 बीसी से 2000 बीसी के बीच में कहीं पे हमने सबसे पहले सेंसस किया था, और इससे पहले तो तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। तो ये हमारी कंट्री से ओरिजिन हुआ है, ये इजिप्ट का कहना है। इनमें से कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इनके ऊपर एमसीक्यू बनता है। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे जो स्टैट्स की डेफिनेशन आप देखोगे वो आपको दो सेंस में दी हुई है, याद रखना, टू सेंस में हमारे को डेफिनेशन है यहाँ पर। पहला है सिंगुलर सेंस और दूसरा है आपका प्लूरल सेंस। तो प्लूरल सेंस, प्लूरल का मतलब क्या होता है, मोर देन वन, मोर देन वन, और सिंगुलर का मतलब क्या है, वन, ओनली वन, ठीक है। तो प्लूरल डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स डेटा है। डेटा खुद एक प्लूरल टर्म है ना, अभी मैंने आपको बताया डेटा क्या होता है, डेटा इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था डेटा क्या है, डेटा इज ग्रुप ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स को भी डेटा कहोगे तो स्टैटिस्टिक्स भी क्या हो गया, ग्रुप हो गया डेटा का। तो इसी तरीके से हम स्टैटिस्टिक्स को कहते हैं कि ये, क्योंकि ये डेटा है और डेटा खुद क्या है, एक ग्रुप एंटिटी है, प्लूरल है, इसलिए स्टैट्स भी क्या हो गया, ये भी प्लूरल टर्म हो गया। स्टैट्स डेटा के ऊपर बेस्ड है और डेटा एक प्लूरल थिंग है, और इसलिए स्टैट्स भी क्या है, एक प्लूरल थिंग है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स व्हेन यूज्ड एज प्लूरल नाउन इट मे बी डिफाइंड एज डेटा। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है, डेटा। अब डेटा दो टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। अब इसके बारे में प्रॉपर जो एनालिसिस है वो मैं बाद में करूंगी, आगे एक टॉपिक आएगा जिसमें हम इसे समझेंगे। और सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है, इट इज मे बी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक मेथड, ठीक है। एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं और उसमें से कुछ कंक्लूजन्स को निकालते हैं। ये वो नॉर्मल डेफिनेशन जो हमने पहले से ही पढ़ ली, ठीक है। तो सिंगुलर सेंस में इसे कहते हैं हम साइंटिफिक मेथड। देखो ऐसे तो बहुत सारे मेथड है ना डिसीजन लेने के, ये उनमें से एक है, इट इज वन ऑफ द मेथड, वन, इसलिए ये सिंगुलर डेफिनेशन हुई। और ये प्लूरल डेफिनेशन है क्योंकि डेटा ग्रुप होता है, उसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं, इसलिए स्टैट्स भी एक प्लूरल थिंग हो गई। आई होप आपको समझ में आया हो। अब यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है कि स्टैटिस्टिक्स को हम लोग साइंस ऑफ काउंटिंग भी बोलते हैं एंड साइंस ऑफ एवरेज भी बोलते हैं। साइंस ऑफ काउंटिंग क्यों, क्योंकि इसमें आप लोग डेटा को कलेक्ट करते हो और डेटा को काउंट करने के बाद ही आप उसमें से कोई कंक्लूजन निकालते हो। साइंस ऑफ एवरेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जो इतना सारा डेटा लेकर के आते हैं हम वो उसको कंप्रेस कर लेते हैं कोई ना कोई फॉर्मूला लगा के, और हम जो एवरेज फिगर्स हैं उसी का ही यूज करते हैं कंक्लूजन निकालने में।
जो ओरिजिनल डेटा होता है उसको कंप्रेस कर देते हैं कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करके, और उससे हम कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये क्या हो गया, ये साइंस ऑफ एवरेज कहलाता है इसीलिए। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो ये पूरा आंसर आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ आप इतना याद रख लो कि ये 3 अलग अलग फील्ड्स में इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि यूज होता है। वैसे तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, बट बस ये 3 वर्ड्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स में यूज होता है। देखो आप पढ़ते हो कि डिमांड और सप्लाई के, डिमांड और प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, तो ये कैसे पता चला, डेटा कलेक्ट किया गया। डेटा कलेक्ट किया गया कि जब जब समझ लो कि किसी कमोडिटी का प्राइस जो है हमने 5 रखा था, तो हमने देखा कि कस्टमर जो है वो 50 यूनिट्स डिमांड करते हैं, डेटा कलेक्ट किया, 10 कर दिया तो कस्टमर 40 यूनिट्स डिमांड करने लगे, 15 कर दिया तो कस्टमर जो है वो 35 यूनिट्स डिमांड करने लगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं हमारी डिमांड क्या हो रही है यहाँ पे, तो वो घटती जा रही है। तो ये हमें एक प्रिंसिपल यहाँ से मिल गया, ठीक है, देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये पर किसके बेस में मिला, डेटा के बेस में मिला ना, तो इकोनॉमिक्स में भी डेटा का यूज होता है। बिजनेस मैनेजमेंट, आप बिजनेस संभाल रहे हो, बिजनेस में बिजनेस चलाने में बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, उन डिसीजंस को सही बनाने के लिए, डिसीजन को सटीक बनाने के लिए डेटा का यूज होता है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में यूज होता है, आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे उसमें भी आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, ठीक है, और इसीलिए उसमें भी आप डेटा का यूज करते हो। बस ये 3 फील्ड का आपको नाम याद रखना है, कॉमर्स, बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, इतने 3 फील्ड का खाली नाम याद रख लो बस। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आंसर है वो हम जल्दी से देखेंगे जो कि है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो अब जैसे कि हमने स्टैट्स की बहुत सारी तारीफें कर ली, तो कुछ इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि क्या है देख लेते हैं। पहला इसका जो लिमिटेशन बताया गया है वो ये है कि इट डील्स विद एग्रीगेट्स। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, वही हो गया ग्रुप से, ठीक है। अब समझ लो कि यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं, कहते हैं कि स्टैट्स के लिए जो है वो इंडिविजुअल नंबर का या इंडिविजुअल फैक्ट का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर स्टैटिस्टिक्स में आपको डिसीजन लेना है तो आपको ग्रुप ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए, ये तो बात सही है। समझ लो कि मैंने ना आप लोगों को पढ़ाने के बाद आपकी एक टेस्ट लगाई, और क्लास में कितने बच्चे हैं, मान लो क्लास में 25 बच्चे हैं, और मैंने आपकी टेस्ट ली है 50 मार्क्स की। तो अब खुद ही सोच के बताओ, अगर मैंने 50 मार्क्स की टेस्ट ली और मेरा इंटेंशन है ये जज करना कि तुम्हें समझ में आ भी रहा है या नहीं, तो मैंने टेस्ट लिया और इसमें मैंने क्या किया, समझ लो कि मिस्टर ए नाम का एक बच्चा है हमारी क्लास में। अब मैंने उसके मार्क्स देखे तो उसके मार्क्स आए थे 45 आउट ऑफ 50। तो क्या मैं सिर्फ एक बच्चे के मार्क्स देख के ऐसा कह सकती हूँ कि क्लास बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है? बिल्कुल नहीं। तो यही यहाँ पे बताया गया कि एक नंबर या एक पर्सन या एक फैक्ट के बेस पे डिसीजन आप नहीं ले सकते। अगर कि आप किसका यूज कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहे हैं। अगर आपको डिसीजन लेना है तो आपको ग्रुप ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए, आपको एग्रीगेट बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे चाहिए होंगे। ये एक इसका क्या बता दिया, लिमिटेशन बता दिया गया कि ये इंडिविजुअल नंबर का यूज नहीं कर पाता, इसे ग्रुप चाहिए होता है। सेकंड बता रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा का यूज करता है, क्वालिटेटिव डेटा का यूज नहीं करता। तो यहां पर हम समझ लेंगे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा होते क्या हैं। देखो जो हमारा डेटा होता है ये 2 टाइप का रहता है, क्या है, एक क्वांटिटेटिव है और दूसरा क्या है, यहाँ पे एक क्वालिटेटिव है। तो क्वांटिटेटिव में एक आपको समझ आ रहा होगा क्वांटिटी वर्ड छुपा है। तो क्वांटिटी वर्ड हमें क्या सिग्निफाई करती है, हमेशा क्वांटिटी को हम लोग एक न्यूमेरिक टर्म बोलते हैं, न्यूमेरिक। जो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा होगा वो नंबर फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिटेटिव जो डेटा है इसमें क्वालिटी वर्ड छुपा है, तो क्वालिटी को कभी भी हम नंबर में बता नहीं सकते, ये एक नॉन न्यूमेरिक प्रेजेंटेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कि मैं तुमसे तुम्हारे टेस्ट के मार्क्स पूछती हूँ, तो टेस्ट के मार्क्स को नंबर में प्रेजेंट किया जा सकता है। तुम बता सकते हो कि तुम्हें 50 में से कितने आए, ठीक है, किसी को 10 भी आ सकते हैं, किसी को 20, किसी को पूरे 50 भी आए हो सकते हैं। पर जो भी तुम मुझे आंसर दे रहे हो वो नंबर में दे रहे हो, यानी कि ये कैसा डेटा हुआ, क्वांटिटेटिव डेटा हुआ। मार्क्स का डेटा एक क्वालिटेटिव डेटा है। अगर कि मैं तुम्हारी एज पूछूं, तो अगेन एज में तुमसे पूछ रही हूँ, तो तुम मुझे जो आंसर दोगे वो एक नंबर होगा, तो नंबर हो गया, इसलिए एज भी क्या हो गया, एक क्वांटिटेटिव डेटा हो गया। अब हम देख लेते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है। नॉन न्यूमेरिक है, नंबर में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तो तुम मुझे नंबर्स में आंसर थोड़ी ना दोगे, तुम किसी कलर का नाम दोगे, ठीक है, रेड है, ब्लू है, क्या है तुम्हारा फेवरेट कलर।
तो क्योंकि तुमने यहाँ पे मुझे आंसर नॉन नंबर फॉर्म में दिया है, इसीलिए ये हो गया आपका क्वालिटेटिव डेटा। उसी तरीके से अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा जेंडर क्या है, तो तुम मुझे या तो मेल आंसर करोगे या तो फीमेल। अब ये भी क्या हो गया, ये हो गया एक क्वालिटेटिव डेटा, क्योंकि यहाँ पे तुम मुझे नंबर में आंसर नहीं कर रहे। तो अब इस लिमिटेशन के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स में हम हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा का यूज करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा का हम यूज नहीं कर पाते हैं। देखो उसका रीजन है, जब आप डेटा कलेक्ट करके आओगे उसके बाद आपको उसको एनालाइज भी करना है, और एनालिसिस के लिए हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज करते हैं। ये जो फॉर्मूलाज हैं वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि वो सिर्फ नंबर हो तो ही यूज हो पाएंगे। जैसे आपने ये पढ़ रखा होगा मीन, ठीक है। तो मीन को कैसे निकालते हैं, हम करते हैं सिग्मा xi अपॉन एन। जैसे समझ लो कि मैं तुम्हें पूछती हूँ कि इस 10, 11 और 12 का मुझे तुम मीन निकाल के बताओ। 10, 11, 12 का तुम मुझे मीन निकाल के बताओ। तो तुम क्या करोगे, मीन निकालने के लिए जितने भी हमारे पास नंबर है हम उन्हें ऐड कर देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं हम n से। n कितना है, यहाँ पे कितने नंबर है हमारे पास, यहाँ पे है 3, तो हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टोटल आता है 33, 33 डिवाइडेड बाय 3 इज 11। तो आपने मुझे एक मीन दिया ना निकाल के, आंसर तो दिया ना मुझे निकाल के। लेकिन कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपका फेवरेट कलर क्या है, तो क्लास में मैंने सभी बच्चों से पूछा आपका फेवरेट कलर क्या है, तो किसी ने बोला रेड, किसी ने बोला ब्लू, किसी ने बोला ग्रीन। तो क्या अब आप इसका एवरेज कर सकते हो, रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन डिवाइडेड बाय 3? तो इससे कुछ भी निकलेगा नहीं। तो यही प्रॉब्लम है स्टैटिस्टिक्स में, हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर तो सारे फॉर्मूलास वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर नहीं लगा सकते, इसीलिए उसमें सिर्फ हमें क्वांटिटेटिव डेटा ही काम आता है, यही इसका लिमिटेशन है। लेकिन एक्चुअल अगर हम बात करें, अगर हम रियलिटी की बात करें, तो हम क्वालिटेटिव डेटा का भी यूज करते हैं। जब भी हमारे पास कोई क्वालिटेटिव डेटा आ जाता है तो हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं इनटू क्वांटिटेटिव डेटा, और बाद में हम इसे यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट तो नहीं यूज हो पाएगा ये, लेकिन इसे कन्वर्ट किया जाता है, नंबर इसे दे दिए जाएंगे। जैसे समझ लो मैं कह देती हूँ रेड मतलब 1, ब्लू मतलब 2, ग्रीन मतलब 3, ऐसे मैंने कोई भी इसको नंबर दे दिए, और उसके बाद में क्या करती हूँ कि उसका मीन निकाल सकती हूँ। तो ये किया जाता है रियलिटी में। तो देख लो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कि statistics is concerned with quantitative data. However, qualitative data can also be converted into quantitative data by providing numerical description to the corresponding qualitative data. वही बात लिख रहे हैं कि आपको हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा ही काम आएगा, लेकिन अगर आपके पास कोई क्वालिटेटिव डेटा आ जाए तो आप उसे कन्वर्ट कर दो क्वांटिटेटिव डेटा में, उसको नंबर प्रोवाइड करके। नेक्स्ट जो इसका लिमिटेशन है वो हमें बताता है, देखो जब भी आप कोई डेटा कलेक्ट करके लाते हो, ठीक है, आपने कोई डेटा कलेक्ट किया और अब आप उसका एनालिसिस वगैरह करके क्या लोगे, डिसीजन लोगे। और ये डिसीजन जो भी हम लेते हैं ना, जो भी हम डिसीजन लेते हैं, याद रखो कि वो किसके लिए लेते हैं, फ्यूचर के लिए लेते हैं डिसीजन। पास्ट के लिए डिसीजन नहीं ले सकते, फ्यूचर के लिए डिसीजन लेते हैं। तो समझ लो कि मेरे को डिसाइड करना था कि मैं क्या प्रोडक्ट बनाऊं, तो इसके लिए मैंने कस्टमर्स से बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया, और उन डेटा के आधार पे मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्स नाम का एक प्रोडक्ट बनाती हूँ। जो कस्टमर ने मुझे सजेशन दिए उनके बेस पे मैंने डिसाइड कर लिया। तो अब समझो मैंने आज डेटा कलेक्ट किया है और उस डेटा के बेस पे मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगी इन फ्यूचर। अब फ्यूचर में मैंने इस प्रोडक्ट को एक्चुअली में बनाया भी और मार्केट में इसे बेचने के लिए ले भी गई, पर क्या पक्की बात है क्या कि अभी भी कस्टमर की डिमांड वही होगी जो डेटा कलेक्ट करते समय थी? हो सकता है ना, डेटा कलेक्ट करते समय कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस जो था वो अब बिल्कुल बदल गया जब आपने एक्चुअली में इस डिसीजन को फ्यूचर में इंप्लीमेंट किया। तब अगर ऐसा हुआ है तो आपका ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, बिल्कुल फेल हो जाएगा, भले ही आपने इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए डेटा का यूज किया था। ठीक है, ऐसे आंख बंद करके डिसीजन नहीं लिए थे, बाकायदा डेटा कलेक्ट करके डिसीजन लिया था, फिर भी ये फेल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने जो डेटा लिया है वो आज लिया है, लेकिन ये डिसीजन कब होगा, इंप्लीमेंट कब करोगे, फ्यूचर में, और फ्यूचर में हो सकता है कि सब कुछ चेंज हो जाए। तुमने जो भी एस्टिमेशन किए थे, जो भी प्रिडिक्शन किया था कि इतनी सेल हो जाएगी, इतना डिमांड हो जाएगा, इतनी प्रोडक्शन, इतना प्राइस, सब हो सकता है फेल हो जाए। ठीक है, जब भी हम कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, तब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो अभी की सिचुएशन है ये फ्यूचर में भी रहेगी। अगर कस्टमर की आज ये टेस्ट प्रेफरेंस है वो फ्यूचर में भी रहेगी, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हो ही जाए। ठीक है, अगर ये बदल गया तो तुम्हारे सारे डिसीजन क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। और यही इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि भले ही आप डेटा के बेस पे डिसीजन लो, तब भी फेल होने का चांस तो है ही। ठीक है, तो फ्यूचर प्रोजेक्शंस ऑफ सेल, प्रोडक्शन, प्राइस, क्वांटिटी आर पॉसिबल अंडर द स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस। तो जो भी आप फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हो, प्राइस का, सेल का, जो भी वगैरह, तो उस समय आप कुछ अजम्पशन कर लेते हो
कि ऐसा रहेगा, ठीक है, एक ऐसी कंडीशंस रहेंगी। पर अगर ये कंडीशन फ्यूचर में वॉयलेट हो जाती है, फ्यूचर में बदल जाती है सारी कंडीशन, तो तुमने जितने भी प्रोजेक्शंस किए हैं, तुमने जितने भी डिसीजंस लिए हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, इनएक्यूरेट साबित होंगे, गलत साबित हो जाएंगे। लास्ट इसका हम लोग देख लेते हैं लिमिटेशन। ये क्या है, देखो यहाँ पे हमें बताया है थियरी ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के बारे में, रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। क्या बोल रहा है, इसमें ऐसा लिखा गया है, देखो एक ही होता है कि आप डेटा कहां से कलेक्ट करेंगे। अगर समझ लो कि मुझे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च ही करना है, तो हमने बोला कि हम कस्टमर्स के पास से जाकर के डेटा कलेक्ट करेंगे। तो आपके पास चॉइस होती है कि या तो आप पॉपुलेशन डेटा कलेक्ट करो या तो आप सैंपल डेटा कलेक्ट करो। क्या होता है पॉपुलेशन, अगर आप हमारी कंट्री के हर एक व्यक्ति के पास जा जाकर उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस पूछते हो, हर एक व्यक्ति के पास जा जाके उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस पूछते हो पूरी इंडिया में, तो ये हो जाएगा आपका पॉपुलेशन सर्वे या पॉपुलेशन डेटा कलेक्शन हर एक व्यक्ति से। जैसा हमारी सरकार करती है ना 10 साल में एक बार सेंसस, सेंसस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। पर आप समझो, अभी मुझे एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके लिए मैं ये तो नहीं कर पाऊंगी ना हर एक इंडिया के हर एक घर में जा जाकर टेस्ट प्रेफरेंस पूछूं। इसमें तो मेरा कॉस्ट भी बहुत लगेगा और इसमें मेरा टाइम भी बहुत लग जाएगा। हो सकता है इतना खर्चा हो जाए कि बिजनेस शुरू होने से पहले बंद करना पड़े, तो हम ये तो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो हम 125 करोड़ लोगों से तो जाके नहीं पूछते, हम इसमें से कुछ जनों को चूज कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, और उस सिलेक्टेड पॉपुलेशन से फिर हम जो है वो इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये जो सिलेक्टेड पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन का जो हमने कुछ भाग सिलेक्ट किया है, इसी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसे सैंपल। अब समझ लो कि मैंने यही किया कि मैंने टोटल पॉपुलेशन में से 1000 जनों को सिलेक्ट कर लिया। टोटल 125 करोड़ लोगों में से मैंने 1000 लोगों को सिलेक्ट किया और उनसे पूछ रही हूँ उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब इन्होंने मुझे डेटा दिया भी, अपना टेस्ट प्रेफरेंस बताया। तो क्या हुआ कि मैंने इनके टेस्ट प्रेफरेंस के बेस पे मैंने डिसाइड किया कि अच्छा अगर इनको ये सब चाहिए तो मैं ऐसा ही प्रोडक्ट बनाऊंगी, तो मैंने एक्स नाम का प्रोडक्ट बना दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आपने जो ये सैंपल सिलेक्ट किया है, ये गलत सैंपल सिलेक्ट किया है, ये गलत सैंपल सिलेक्ट किया है, ऐसा सैंपल सिलेक्ट किया है जो अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है, ऐसा सैंपल जो इस टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। देखो आपकी टोटल पॉपुलेशन में तो हर तरीके के लोग होंगे, ऐसे भी लोग होंगे जिनको तीखा खाना पसंद है, किसी को मीठा खाना पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, ऐसे अलग अलग तरीके के लोग होंगे। अब समझ लो कि तुमने जो पॉपुलेशन का सैंपल सिलेक्ट किया है उसमें तुमने ऐसा सैंपल सिलेक्ट किया है जिसमें सभी 1000 लोगों को जो है वो बहुत ही स्पाइसी खाना पसंद है, बहुत ही स्पाइसी खाते हैं, ऐसा तुमने सैंपल सिलेक्ट कर लिया है। तो क्या ये सैंपल जो तुमने सिलेक्ट किया है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल नहीं। इसमें तो सिर्फ वही लोग हैं जो स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। अब इन्होंने तुम्हें क्या सजेशन दिया होगा, बहुत तीखा बनाओ, तो तुमने एक्स नाम का प्रोडक्ट बना दिया एकदम तीखा। अब सोचो क्या ये प्रोडक्ट सबको पसंद आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सैंपल तुमने लिया है ये गलत सैंपल है, अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। गलत सैंपल से जो डेटा आएगा वो भी एरर वाला होगा, गलत होगा, और एरर वाले डेटा के बेस पे अगर मैं डिसीजन लेती हूँ तो वो डिसीजन भी तो गलत होगा, ठीक है। तो सैंपल के बेस पे डिसीजन लोगे, अगर लेना चाहते हो तो सैंपल को बहुत अच्छे से सिलेक्ट करो, ऐसा सैंपल सिलेक्ट करो जिसमें पॉपुलेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक हो। अगर तुम 1000 लोगों में ऐसे लोग लेते, ठीक है, हर तरीके के लोग, तीखा खाने वाले, खट्टा खाने वाले, मीठा खाने वाले, ऐसे सारे लोगों का सैंपल होता तो एक बात बनती, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता तो बात बनती। यही बात लिखी है, देखो हमको हमेशा सैंपल सिलेक्ट करना चाहिए रैंडम बेसिस पे, ठीक है, ऐसे बायस होके नहीं सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से अच्छे से हमें सैंपल सिलेक्ट करना चाहिए और उसके बेस पे ही हमें कोई भी कंक्लूजन निकालना चाहिए। अगर कि आपका सैंपल अनरिप्रेजेंटेटिव था तो उससे जो भी तुमने कंक्लूजन लिए होंगे वो सारे एरोनस होंगे, गलत होंगे, तुम्हारे किसी काम के नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बात है, तो हमें हमेशा एक्सपर्ट से पूछ लेना चाहिए, हमें तो नहीं आता अगर सैंपल सिलेक्ट करने, तो हमें एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए, वो हमारी हेल्प कर सकते हैं एक अच्छा सैंपल स्कीम बनाने में, एक अच्छा सैंपल सिलेक्शन में वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। ओके क्लास, तो इस सेशन को मैं यहीं तक रहने दे रही हूँ, नेक्स्ट सेशन में मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगी। होप आपको समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे।